दिखा तो दो यार। हेलो प्यारे दोस्तों। हेलो प्यारे दोस्तों। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? थोड़ा सा बताइएगा। आप लोगों को आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, भाइयों और बहनों, विवाहितों और अविवाहितों, आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? अविवाहितों को तो आ रही होगी, विवाहितों को शायद हो सकता है ना आ रही हो, उनकी आवाज़ सुनने की क्षमता बेचारी चली जाती है। लोगों को आवाज़ आ रही है तो बताइए, अदरवाइज फिर आगे चले, फिर हम लोग आवाज़ आ रही हो तो। आ रही है आप लोगों को आवाज़? बिल्कुल। चलिए, लास्ट क्लास में हमने हाई कोर्ट के मतलब जज कैसे अपॉइंट होते हैं इसके बारे में समझ लिया था। मैं फिर एक बार समझा देता हूँ कि हाई कोर्ट के जज अपॉइंट कैसे होते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लें। हाई कोर्ट के जज को, हाई कोर्ट में कितने टाइप के जज होते हैं? दो प्रकार के। कितने टाइप के जज होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और एक होते हैं हाई कोर्ट के अदर जस्टिस, मतलब मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। इनको भी अपॉइंट राष्ट्रपति करते हैं और इनको भी अपॉइंट राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, लेकिन इनको जब राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह लेते हैं, और उस स्टेट के गवर्नर यानी राज्यपाल से भी सलाह लेते हैं। लेकिन जब अदर जजेस को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट के, तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से भी पूछते हैं, साथ ही गवर्नर से भी पूछते हैं, मतलब राज्यपाल से भी पूछते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मतलब जिस हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी पूछते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्लास तक मैं आपको समझा चुका था। इसको लिखवाना है तो पहले हाई कोर्ट वाले कॉलम में इसको लिख लें। जितने बच्चे लास्ट में से क्लास ले रहे हैं उनको पता है मैंने कॉलम कैसे बनवाए थे। फिर एक बार दोबारा बता देता हूँ। मैंने ये कहा था कि आप कॉलम को ऐसे बना लें कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट चल रहा है और एक तरफ हाई कोर्ट चल रहा है। तो हाई कोर्ट की जो क्या कहते हैं जज कैसे अपॉइंट होते हैं उसमें यहाँ पर लिखिएगा आप लोग। ठीक है, आपको लास्ट क्लास में पता होगा कहाँ पे चल रहे थे अपन। आइए स्क्रीन नीचे कर देना भैया। बस चलिए आइए लिखें। हाई कोर्ट वाले में लिखना, हाई कोर्ट वाले सेक्शन में लिखिएगा। द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, द जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसी में उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसी में द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन, आफ्टर कंसल्टेशन with the chief justice of supreme court, with the chief justice of supreme court and the governor of and the governor of state concerned, and the governor of state concerned। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के, और संबंधित राज्य के राज्यपाल की, राज्यपाल की सलाह से की जाती है, राज्यपाल की सलाह से की जाती है, की जाती है। इसी में फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस,
for appointment of other judges, the chief justice, the chief justice, justice of concerned high court, the chief justice of concerned high court chief justice of concerned high court is also consulted, is also consulted, consulted। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति, राष्ट्रपति संबंधित उच्च न्यायालय, संबंधित उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी, के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह लेते, सलाह लेते हैं। सलाह लेते हैं। सॉरी, चले आगे चले, यहाँ तक समझ में आ गया हो तो। आज थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब है इसलिए आपको असुविधा हो सकती है, बट टॉपिक समझ में आएगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। अब देखिए, ये मैंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करने का सिस्टम समझा दिया है। अब आगे की इस कहानी समझना क्या होती है, पूरी आगे की डिटेल समझना क्या है, पहले समझना फिर बाद में लिखवाता हूँ, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या था, पार्लियामेंट ने यानी कि संसद ने एक संविधान में संशोधन किया था। संशोधन था ये 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015, मतलब 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में पास हुआ था, 15 मान लो, ठीक है। मैं लिखवा दूंगा मैं कैसे था। संविधान में एक संशोधन किया था, 99वां संविधान संशोधन ये वाला, और इसके माध्यम से संविधान में एक बॉडी जोड़ी गई थी। उस बॉडी का नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, हिंदी में कहते थे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। शॉर्टकट में इसको एनजेक कहते हैं, शॉर्टकट में इसको एनजेक कहते हैं। बात समझ में आ गई नहीं आई? और ये इसमें ये लिखा था कि अब जो राष्ट्रपति, इसके बाद जो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करेंगे, मतलब प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज को अपॉइंट करेंगे वो इस एनजेक की सलाह पर करेंगे। इसकी सलाह पर करेंगे, एनजेक की सलाह पर करेंगे। और से समझना पूरा पॉइंट, फिर आगे देखना इधर देखा। मतलब 99वां संविधान संशोधन किया गया 2014-15 में। इसमें लिखा गया कि राष्ट्रपति जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को नियुक्त करेंगे तो एनजेक की सलाह पर करेंगे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की सलाह पर करेंगे। बात समझ आ गई? अब आप कहोगे कि साहब एनजेक में कौन था? तो एनजेक में इतने लोग शामिल थे, इतने लोग शामिल थे, ठीक है। और इसमें इतने लोग आते थे, और से देखना कौन कौन। पहला था भारत के लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री, भारत के लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री। दूसरा था चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तीसरा था सुप्रीम कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट है यार, ये क्या लिखती है। तीसरे थे सुप्रीम कोर्ट के दो अन्य जज, सुप्रीम कोर्ट के दो अन्य जज। बात समझ आ गई? फिर एक इसके आगे था एक कोई नामी विधिवेत्ता, नामी विधिवेत्ता,
ये पूरी बॉडी थी, टोटल मिला के इसमें इतने मेंबर थे, ठीक है। अब राष्ट्रपति जब सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करेंगे तो एक तो कानून मंत्री, एक मुख्य न्यायाधीश, दो सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज और एक नामी विधिवेत्ता, इतने लोगों से सलाह लेंगे। बात समझ में आया? लेकिन हुआ क्या, 2015 में, 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट ने इसका रिव्यू किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्विचार करने का अधिकार प्राप्त है। यानी सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार कर सकता है किसी भी संसद द्वारा बनाए गए कानून की, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इसका रिव्यू किया तो पाया कि ये पूरा का पूरा जो बॉडी है, ये वाली जो बॉडी है एनजैक, ये गैर संवैधानिक है, यानी संविधान के खिलाफ है ये। यानी कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे सिस्टम को खत्म कर दिया और ये एनजैक को लेकर संविधान में जो संशोधन हुआ था वो रद्द करार दे दिया गया। इसीलिए जो पहले जिस प्रोसेस से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज अपॉइंट होते थे, आज भी उसी प्रोसेस से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट होते हैं। और ये व्यवस्था खत्म कर दी गई है, अभी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन के लिए आई थी, लेकिन संविधान का सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू किया और पाया कि ये गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द करार दी। बताइए समझ में आ गया नहीं आया? बताना एक बार, चलो ये कमेंट देखना देना, कमेंट देख के बताना बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। इसमें पीडीएफ कैसे मिलेगी? वो डाउनलोड में पड़ी होगी ना? तो एक डाउनलोड में कॉन्स्टिट्यूशन की पीडीएफ पड़ी है, वो कहाँ है? हाँ चल भाई, डाउनलोड पीडीएफ डाली थी। भैया जो भी आप बच्चों को छोटे मोटे इश्यू आ रहे हैं ना, आप उनको ऐप को अपडेट कर लो यार, वो सब सॉल्व करा दिए, आप बार बार मैसेज करते हो। बताइए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया या फिर आगे चलूं? इसमें है कि नहीं है वो पीडीएफ में? तो किस में होगी? ये यहाँ तक आपको एक कमेंट तो दिखा दो यार, ये क्लियर हो गया? एक बार फिर से बता दूं, सुनो। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे अपॉइंट किए जाते थे मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में। हाई कोर्ट के कैसे किए जाते हैं मैंने आज बता दिया। लेकिन 2015 में, 14-15 में संसद ने संविधान में संशोधन किया और एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया। और 99वां संविधान संशोधन था ये। और इसमें कहा कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को जज को जो अपॉइंट करेंगे वो एनजैक की सिफारिश पर करेंगे। एनजैक, एनजैक मतलब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एनजैक की संवैधानिक समीक्षा की, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का रिव्यू किया। तो रिव्यू के में पाया कि एनजैक खत्म, एनजैक गलत है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एनजैक को रद्द करार दे दिया। क्लियर हो गया? तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज उसी प्रोसेस से अपॉइंट होते हैं जो प्रोसेस पहले से चल रहा था। अब लिखवाऊं इसको, अब लिखवाऊं इसको, अब लिखवाऊं इसको। तो सुनो, अब इसको चाहो तो आप सुप्रीम कोर्ट में लिख लो, चाहे हाई कोर्ट में लिख लो, ये पूरा हेडिंग दोनों के लिए था। आप चाहो तो किसी में भी लिख लो। ये कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, आवाज आ तो रही है ना? है? एक मिनट आपकी आवाज चेक कर लेते हैं। भैया आप लोग एक चीज देखो, हटना जरा। आप लोग कह रहे हो आवाज नहीं आ रही, यही सेम मोबाइल में मेरे भी खुला हुआ है और इसमें साफ साफ आवाज आ रही है। देखो,
अब आप लोग अगर कहोगे तो आपके मोबाइल में दिक्कत है ना थोड़ा सा, हमारी तरफ से सही है, ठीक है। आ जाए, अब इसको लिखवा देता हूँ, लिखें। द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 में हुआ था, 15 में आया था ये, ठीक है। द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014, बात कौन कर लो इसकी, 2014 have replaced the कॉलेजियम सिस्टम। जो बच्चे कह रहे हैं नोटिफिकेशन नहीं आती है, मैं कह तो रहा हूँ ऐप अपडेट कर लो यार, आ जाएगी भाई, बार बार मैसेज मत करो यार, मेरी वैसे ही तबीयत खराब है और तुम इरिटेट कर रहे हो यार हर छोटी छोटी चीज के लिए। कह तो रहा हूँ सारी प्रॉब्लम सॉल्व करा दी, आप अपडेट कर लो। इसी में लिखिएगा, द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 have replaced the collegium system of appointing judges to the Supreme Court and High Court with a new body called the National Judicial Appointment Commission. Called the National Judicial Appointment Commission. 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करने के लिए जो पहले से कॉलेजियम व्यवस्था चली आ रही थी, जो मैंने आपको समझाई थी लास्ट क्लास में, सुप्रीम कोर्ट के जज की और अभी हाई कोर्ट के जज की, उसे पहले कॉलेजियम कहते हैं, ठीक है। जो पहले से कॉलेजियम व्यवस्था चली आ रही थी उसे बदलकर उसके स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया। समझ में आ गया? मतलब क्या बना दिया? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया। अब इसमें लिखना, अब ब्रैकेट में लिखना हिंदी इंग्लिश दोनों वाले, कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में कौन थे। पहला, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ, केंद्रीय कानून मंत्री। प्लस कर लेना, कौन और भी थे ना, तो प्लस चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। प्लस टू अदर सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है। और ये जो मैंने आपको यहाँ बोला है, ये एक नहीं थे, दो थे। लिखिए, अगला लिखें प्लस करके,
टू एमिनेंट पर्सन, दो नामी व्यक्ति, टू एमिनेंट पर्सन, दो कोई भी नामी व्यक्ति, इसकी थोड़ा नीचे कर देंगे, दो नामी व्यक्ति। तो टोटल मिलाकर इसमें कितने बंदे थे? 6 थे। अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछे कि जो एनजेक आया था उस एनजेक में कितने मेंबर थे, तो टोटल मिलाकर 6 मेंबर थे। ठीक है, चले चले इसी में अब ब्रैकेट बंद कर देना और इसी पैरा में लिखना, ब्रैकेट पे बंद कर देना और इसी पैरा में लिखना। However, in 2015, however, in 2015, हालांकि 2015 में, हालांकि 2015 में, 15 में, the Supreme Court has declared, the Supreme Court has declared, declared the 99th Constitutional Amendment Act, the 99th Constitutional Amendment Act as unconstitutional, as unconstitutional। हालांकि 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक करार दे दिया, असंवैधानिक करार दे दिया, दे दिया, दे दिया, असंवैधानिक करार दे दिया। तो इसलिए द अर्लियर कॉलेजियम सिस्टम, द अर्लियर कॉलेजियम सिस्टम became operative again, became operative again। इसलिए पुरानी कॉलेजियम व्यवस्था, पुरानी कॉलेजियम व्यवस्था पुनः अस्तित्व में आ गई, पुनः अस्तित्व में आ गई। अब अगर आपसे कोई ये पूछे एग्जामिनर या इंटरव्यू बोर्ड में कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया था, तो मैंने बताया ना, सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए किया था कि ताकि सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता पर कोई प्रश्न चिन्ह ना लगे। ठीक है, इसी में लिखिएगा, द कोर्ट सेड दैट, द कोर्ट सेड दैट, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि द न्यू एनजेक सिस्टम, एनजेक मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, said that the new NJAC system, NJAC system would affect the, would affect the, क्या बात कर लो, would affect the independence of judiciary, independence of judiciary। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यह नई एनजेक व्यवस्था, यह नई एनजेक व्यवस्था न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करती है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की डाउट है, सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे अपॉइंट होते थे ये लास्ट क्लास में बताया था, हाई कोर्ट के कैसे होते थे आज बता दिया, फिर बताया कि सरकार ने संशोधन करके उसको बदलना चाहा, बाद में रद्द कर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? यहाँ तक कोई आगे चले? अब दोबारा आ जाओ उसी हेडिंग में ही, मतलब दोबारा वैसे ही अब लिखेंगे क्वालिफिकेशन, अपन क्वालिफिकेशन कहता है। कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की योग्यताएं क्या होती?
ठीक है, तो इस तरफ अपन लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट की और इस लिखेंगे अपन हाई कोर्ट। क्या आ गया यहाँ तक? ठीक है, अब देखें पहले क्या है और से सुनना और से देखना। इधर सुनो, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए केवल दो योग्यताएं होती, केवल दो योग्यताएं होती। पहला कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता ये होती है कि वह किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल जज रहा हो, कम से कम 5 साल जज रहा हो, किसी भी हाई कोर्ट कम से कम 5 साल जज रहा हो। इसके साथ ही एक कंडीशन और, ये और मतलब अथवा एक कंडीशन अगर ऐसे नहीं है तो ऐसे हो जाए, किसी भी हाई कोर्ट में उन्होंने 10 साल वकालत की हो, मतलब किसी भी हाई कोर्ट में वो 10 साल वकील रहे हों। ठीक है, और अगर ये नहीं हो तो तीसरी कंडीशन भी है, या मतलब और या अथवा। ठीक है, तीसरी कंडीशन ये रही। तीसरी ये है वो एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो, मतलब हिंदी में नामी विधि वेत्ता हो, नामी विधि वेत्ता हो। अब सुनो, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए दो योग्यताएं होंगी, इन तीन में से कोई एक कंडीशन हो और दूसरी ये हो, भारत के नागरिक हों या इन तीन में से कोई एक शर्त पूरी करते हों। अगर तीन में से एक शर्त पूरी करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग्य हो जाते हैं। दो बात समझ में आ गई यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के। अब हाई कोर्ट की तरफ आ जाओ। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए दो योग्यताएं होती हैं। पहला, वे भारत के नागरिक होने चाहिए, पहली कंडीशन तो यही है, दूसरा कलर ले लूं कोई। दूसरी कंडीशन ये है, पहली ये रही मैंने बता दी जो है, दूसरी कंडीशन ये है वो 10 साल एडवोकेट रहे हों। एडवोकेट मतलब वो वकील रहे हों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो दूसरा, या एक शर्त और है, या और, ठीक है, वो 10 साल किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज रहे हों। देखो, अब देखो पंगा कहाँ है। एक चीज देखना, यहाँ पर नोटिस करना कि कलर दूसरा लेते हैं। यहाँ पर 5 साल जज हैं और 10 साल वकील हैं, लेकिन हाई कोर्ट में 10 साल ही वकील हैं और 10 साल ही जज हैं, और ये नामी विधिवेत्ता वाला कॉलम यहाँ पर नहीं आता है। दोनों में फर्क इतना है। पहला पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये हुआ, अब जो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए योग्यता कितनी हो गई? 2। इन दोनों में से कोई एक और एक ये, ठीक है, और इनमें मिनिमम एज नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज इतनी योग्यता वाले एज वाले होंगे। कुछ बच्चे कह सकते हैं एग्जाम में आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जज की न्यूनतम आयु 35 साल होती है या 30 साल। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जज कोई ढाई मतलब कोई 2 महीने का बच्चा भी बन सकता है अगर उन 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता है तो। ये मैं फनी एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन बन नहीं सकता वो 250 ग्राम का पिल्ला, क्या तो बेचारा इतनी योग्यता नहीं रखता होगा। लेकिन बता रहा हूँ इसलिए ताकि आपको याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट का जज इनमें से कोई भी बन सकता है, बस उसके पास ये योग्यताएं हों, चाहे उसकी एज चाहे 15 साल है चाहे 20 साल है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का जज बनने के लिए कोई मिनिमम एज नहीं होती। बताइए, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? मेरा मानना है कि कृपया करके आप इसको ऐसे, अच्छा भाई थोड़ा स्क्रीन दिखा देना। मेरा मानना है कि कृपया करके आप इसको ऐसे ही कॉपी कर लो जैसे मैंने लिखा है सामने। ये बोल रहे हैं वॉइस ठीक नहीं आ रही, क्या है ये पंगा इनका?
किस में? अरे तो भाई तुम अभी कमेंट मत करो ना, अभी तो क्लास ले लो यार, बाद में टेक्निकल चीज चेंज करा लेंगे। तो बच्चा कड़ा खड़ा खड़ा की आवाज आ रही है, तो अभी तो क्लास ले लो यार, बीच में क्यों वो कर रहे हो? आप इसको कॉपी कर लो, अब मेरा मानना है इसको यहीं पे, इसे आप कॉपी कर लो, हाई कोर्ट में इधर वाले को कॉपी कर लो, सुप्रीम कोर्ट में इधर वाले को। ये उनसे पूछो ना, पुष्पेंद्र जी से। तो अभी तो क्लास कर लो, ऐसा तो नहीं मैं जेब में रखी हूँ इसलिए हो रहा हूँ, निकाल के चलाऊँ, लगाऊँ इसको दोबारा? हाँ जी, आपको आवाज कॉपी कर लो पहले आप। चलें आगे, या अगर कॉपी कर लिया हो तो। अरे भैया आवाज वाला लिखो मत यार, अभी मैं मुझे मालूम है वो जनरेटर जैसी कुछ आवाज आ रही है पीछे, वो कर रहे हैं, वो अपना बार बार लिख क्यों रहे हो आप? इसको तो लिख लो, उतार तो लो। हो गया? हो गया। अब इसी में एक लाइन दोनों में लिखना, एक लाइन सुप्रीम कोर्ट में भी लिखना, एक लाइन हाई कोर्ट में भी लिखना, नीचे लिखना। जिन बच्चों ने कॉपी नहीं किया हो बाद में पॉज करके कॉपी कर लेना। लिखें, फ्रॉम द एबव उपरोक्त से स्पष्ट है कि इट इज क्लियर दैट उपरोक्त से स्पष्ट है कि इट इज क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड a minimum age for appointment as a judge of Supreme Court, उपरोक्त से स्पष्ट है कि भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं बताता। क्लियर है? सेम टू सेम लाइन आप हाई कोर्ट वाले में भी कॉपी कर दो, सेम यही वाली लाइन, बस वहां सुप्रीम कोर्ट की जगह हाई कोर्ट कर देना। बस सेम टू सेम लाइन आप सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट में कॉपी कर दो, बस वहां सुप्रीम कोर्ट की जगह हाई कोर्ट लिख देना बस। बताइए, चलें आगे? ठीक है, कॉपी कर लोगे? अच्छा, अधिकतम कोई बच्चा पूछा है, हर्षित गुप्ता फ्रॉम उन्नाव उत्तर प्रदेश, और लंबा एड्रेस डाल देते, गांव खेत खसरा भसरा सब डाल देते यार। ठीक है, तो चलो, एक बच्चा पूछ रहा है कि अधिकतम आयु क्या है। अधिकतम आयु उनके रिटायरमेंट, अरे भारी बाहर जा कर लो यार। अधिकतम आयु जो है वो रिटायरमेंट की आयु सुप्रीम कोर्ट की 65 साल है और हाई कोर्ट की 62 साल है। ठीक है, 65 साल सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की 62 साल है रिटायरमेंट एज। चलें अब आगे, अब इधर अगली हेडिंग आ जाओ, अगली हेडिंग अब आ जाओ। अगली हेडिंग है अब ओथ, शपथ की शपथ कौन दिलाता है, और इसमें भी ओथ, शपथ।
ठीक है, अब बता देता हूं कौन है। यहां पर दिलाते हैं राष्ट्रपति और यहां पर दिलाते हैं गवर्नर। ध्यान रखना, हाई कोर्ट के जज को दिलाते हैं राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के जज को दिलाते हैं राष्ट्रपति। लेकिन एक कंडीशन है इसमें, वो कंडीशन ये है कि अगर राष्ट्रपति न दिलाएं तो हो सकता है राष्ट्रपति किसी और से कह दे आप दिला दो, तो फिर वो दिला देंगे। पॉइंट समझ में आ गया? इसको ऐसे ही उतार लो, बाय प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्वारा, और इधर उतार लो बाय गवर्नर राज्यपाल द्वारा। बोलिए, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? बोलो। चलें आगे, चलें आगे। अब अगला डालो हेडिंग, अगला ऐसे ही फिर अगली हेडिंग, सैलरी एंड अलाउंसेस। कौन सी हेडिंग है? सैलरी एंड अलाउंसेस, वेतन एवं भत्ते। वेतन एवं भत्ते, ठीक है। ऐसे ही इसमें सैलरी एंड अलाउंसेस, हिंदी में वेतन एवं भत्ते। अब इधर सुन लो, यहां पर दो बातें हैं, गौर से सुनना दोनों पॉइंट मेरे, दोनों पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को वेतन कौन बताता है? तो इसमें भी लिखा जाएगा संसद द्वारा निर्धारित, मतलब संसद बताएगी कितने मिलेंगे। और इसमें भी लिखा जाएगा संसद द्वारा निर्धारित, यानी कि पार्लियामेंट बताएगी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को कितने वेतन भत्ते मिलेंगे। पार्लियामेंट ने बोल दिया कि 2 लाख मिलेंगे तो 2 लाख, 2.5 लाख मिलेंगे तो 2.5 लाख, जो पार्लियामेंट बोलेगी वो मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन पड़ेगा, वो क्या पड़ेगा वो सुनो जरा, वो सुन लो। जो सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन भत्ते होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज के जो वेतन भत्ते होते हैं वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, मतलब फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाएंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी कौन देगी? भारत की संचित निधि देगी। लेकिन हाई कोर्ट के साथ केस थोड़ा उल्टा है। हाई कोर्ट के जजों के जो वेतन होते हैं वो राज्य की संचित निधि से देते हैं, मीन्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से देते हैं वेतन, सैलरी, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट के जज की जो पेंशन जो होती हैं वो भारत की संचित निधि से दी जाती हैं। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आईएएस और पीसीएस और अन्य एग्जाम के लिए, कि सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन भत्ते तो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, नो डाउट, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट के जजों के वेतन जो होते हैं वो राज्य की संचित निधि से, लेकिन हाई कोर्ट के जो जजों की पेंशन होती हैं वो भारत की संचित निधि से दी जाती हैं। समझ में आ गया? एक बच्चा है जिसका नाम है राहुल कन्नौजिया। इसका प्रश्न है कि सर यहाँ तक बताओ, क्लियर हो गया? मैं लिखवा दूंगा इसको, क्लियर हो गया? इसने प्रश्न पूछा है कि साहब लॉयर या एडवोकेट में डिफरेंस क्या होता है? लॉयर या एडवोकेट में डिफरेंस क्या होता है? तो मैं इन दोनों का तो अंतर बता ही रहा हूँ, तीसरा अंतर और बताता हूँ, ठीक है। लॉयर, एडवोकेट और एक शब्द और होता है, उसे कहते हैं बैरिस्टर। क्या कहते हैं? बैरिस्टर। तो सुनो, अगर कोई भी बंदा मान लो अगर लॉ की डिग्री कर लेता है, लॉ मतलब उसने एलएलबी कर लिया या एलएलएम कर लिया, तो उस बंदे को लॉयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉयर कहा जाता है। लेकिन ये कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता। हाँ, आप इससे सलाह वगैरह ले सकते हो, लेकिन अगर किसी बंदे ने एलएलबी प्लस एलएलएम या एलएलबी या एलएलएम कर लिया
प्लस बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का लाइसेंस ले लिया तो ये बंदा एडवोकेट कहलाएगा। और जिस बंदे के पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया का लाइसेंस होता है वो बंदा केस लड़ सकता है। ध्यान रखिएगा, केवल एलएलबी या एलएलएम करने से कोई केस नहीं लड़ सकता, न का वकील बन सकता है। लॉयर उसे कहते हैं जो एलएलबी या एलएलएम कर लेता है। एडवोकेट उसे कहते हैं जिसने एलएलबी और एलएलएम तो कर लिया लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया का लाइसेंस भी ले लिया तो वो केस लड़ सकता है, वकील बन गया, कोर्ट में जज के सामने खड़े होकर वकालत कर सकता है। समझ में आ गया? इसे मूवी के सीन में समझाऊं। एक मूवी थी ना जिसमें वो क्या कहते हैं, दामिनी करके थी, जिसमें सन्नी देओल का 2.5 किलो का हाथ था। तो सन्नी देओल उसमें केस लड़ता है तो जो वकील होते हैं जो केस लड़ते हैं अदालत में खड़े होके वो सब एडवोकेट कहलाते हैं, लॉयर नहीं कहलाते। ठीक है, अब सुनो, अब बैरिस्टर क्या है सॉरी थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए ऐसा लग रहा है ना। अब बैरिस्टर क्या है सुनो। एक्चुअली बैरिस्टर वाला कॉन्सेप्ट अंग्रेजों के जमाने का चला आ रहा है। एक्चुअली है क्या बताता हूं, ब्रिटेन में यानी ग्रेट ब्रिटेन की 45 यूनिवर्सिटी हैं, 45 यूनिवर्सिटी हैं। अगर किसी बंदे ने, इंडिया के किसी बंदे ने उन 45 यूनिवर्सिटी में से किसी भी यूनिवर्सिटी से एलएलबी या एलएलएम या लॉ की डिग्री ले रखी है, मतलब लॉ की डिग्री ले रखी है, और फिर मतलब एलएलबी की डिग्री अगर इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी से लोगे तो अलग बात है। मैं कह रहा हूं ब्रिटेन की 45 यूनिवर्सिटी में से अगर किसी एक यूनिवर्सिटी से आपने लॉ की डिग्री ली है और आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया का केस बार काउंसिल ऑफ इंडिया से लाइसेंस ले लेते हो तो आप इंडिया में केस लड़ सकते हो, वकील बन सकते हो, लेकिन तब आपको बैरिस्टर कहा जाएगा, बैरिस्टर कहा जाएगा। जैसे महात्मा गांधी है ना, ये सब ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे तो ये बैरिस्टर कहलाए थे। बात समझ में आ गई? ऐसे ही जैसे एक साउथ इंडिया में हैदराबाद के एक सांसद हैं असरुद्दीन ओवैसी, वो ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं तो वो वकालत करते हैं, मतलब वकील है, तो उनको बैरिस्टर कहते हैं। वो अपने नाम के आगे बैरिस्टर लिख सकते हैं। समझ में आ गया आपको या नहीं आया? चलें आगे, चलें आगे। अब मैं सैलरी और अलाउंसेस वाला लिखवा दूं, सैलरी और अलाउंसेस वाला लिखवा दूं, सिर में दर्द हो रहा है आज। बोलूं? अब पहले सुप्रीम कोर्ट में लिखना, पहले सुप्रीम कोर्ट में लिखना सैलरी एंड अलाउंसेस। ठीक है, आ जाए। द सैलरी सुप्रीम कोर्ट वाले में लिखना, पहले सुप्रीम कोर्ट वाले में उस तरफ लिखना। द सैलरी, एक बच्चा पूछ रहा है हैप्पी, वो पूछ रहा है कि क्या आम आदमी को केस लड़ने का अधिकार है? बिल्कुल लड़ने का अधिकार है, लेकिन आप ये पहले एलएलबी एलएलएम कर लो और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का लाइसेंस ले लो, तब। वैसे कॉमन पीपल नहीं लड़ पाएगा। ठीक है, आ जाए। अब सैलरी अलाउंसेस लिखना सुप्रीम कोर्ट में। द सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशंस, द सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, of judge of Supreme Court of Supreme Court are determined from time to time by parliament, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तें भारत की संसद द्वारा निर्धारित होते हैं, निर्धारित होते हैं। ठीक है, और इधर लिखें इस तरफ हाई कोर्ट वाले में, द सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन, द सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन
पेंशन ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट are determined by Parliament of India from time to time. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तें संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित होते हैं। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम बना लेना कि सैलरी और अलाउंसेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज की जो सैलरी अलाउंसेज हैं वो संचित निधि से जाती हैं। ठीक है, ये डायग्राम बना लेना है ना। और जो हाई कोर्ट के जज के वेतन भत्ते और पेंशन जो होती हैं उसमें पेंशन राज्य की संचित निधि से जाती है और पेंशन भारत की संचित निधि से आती है। डायग्राम बना लेना यहीं का यहीं, नहीं बाद में भूल जाओगे। बना लिया, बताइए बना लिया, जल्दी बोलो बच्चा लोगों। बना लिया, हो गया, जल्दी बोलो बच्चा लोगों, हो गया, चले, हो गया, चलो बढ़िया। अब लिखें टेन्योर कार्यकाल, अगली हेडिंग डालो टेन्योर कार्यकाल। मैं इस तरीके से आपको लिखवा दे रहा हूं कि कल को आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कभी कंफ्यूजन हो तो किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेंशन क्या होता है? अर्जुन चौधरी पूछ रहा पेंशन। भैया पेंशन का मतलब होता है जब कोई बंदा रिटायर हो जाता है ना तो जो सैलरी उसकी थी उस सैलरी का आधा हिस्सा मिलता है, उसे पेंशन कहते हैं। ठीक है, कार्यकाल टेन्योर। अब सुनो, देखो सुप्रीम कोर्ट के जज का जो कार्यकाल होता है वो 65 साल होता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र तक अपने पद पर रहते हैं और जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनका कार्यकाल 62 साल होता है। यानी हाई कोर्ट के जज अपने पद पर 62 साल की उम्र तक रहते हैं। ऐसे ही इतना बना लो, बस इतना बना लो, हो गया इतने ही में काम, इसके आगे कुछ है ही नहीं इसमें। बना लो, बना लिया बच्चा लोगों। चलें आगे, जल्दी बताओ बच्चा लोगों। एक लड़की है कोई, पता नहीं नाम तो पता नहीं है क्या है, जो भी है, वो पूछ रही है सर आचार संहिता क्या होता है? मैडम जी जब इलेक्शन होते हैं ना तो इलेक्शन के टाइम पर इलेक्शन कमीशन कुछ नियम कायदे कानून बनाता है। उन कानूनों का उल्लंघन कोई भी पार्टी या कोई भी चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता और उन नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। उसी को आचार संहिता या इंग्लिश में कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। ये आपका आगे आएगा मैडम जी। ठीक है, आप परेशान मत हो, रो मत आप। ठीक है, आ जाओ। यहाँ तक हो गया, बस। अब अपन ने जो बॉक्स बनाया था, शुरू में जो बॉक्स बनाया था, उस बॉक्स को अब आप बंद कर दो ऐसे करके, क्योंकि बॉक्स वाली मेन चीजें यहाँ पर हो गई हैं। अब हेडिंग के साथ चलेंगे। चले आगे, आ जाओ। अब हेडिंग डालो। अब आप एक एक करके हेडिंग डालो, एक एक करके। पहला रिमूवल प्रोसेस ऑफ जज
ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, हिंदी में बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज के हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया। मैं जानता हूं आपकी 4 बजे इंग्लिश की हिस्ट्री की क्लास है, लेकिन ये जज ऑफ इनको हटाने की प्रक्रिया समझा तो दूं, एक बार समझा दूंगा और अगली क्लास में फिर मैं लिखवा दूंगा। तो ये जो प्रोसेस है बहुत लंबा प्रोसेस है, तो कम से कम आपको 2 बार समझ में आ जाएगा ना, एक बार आज समझाते समय, ठीक है, और फिर आगे जब लिखवाऊंगा तब मैं उसको अच्छे से लिखवा दूंगा, तो वो 2 बार हो जाएगा। क्योंकि बच्चों को सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज को कैसे हटाते हैं ये समझ में नहीं आ पाता ठीक से, और भारत में ज़्यादातर टीचर भी उसको ठीक से समझा नहीं पाते हैं। तो मैं सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा और वो आपको समझ में आ जाएगा, आप चिंता ना करें। सुन के आ जाए, देखो इसको ऊपर कर देते हैं, देखो दिखाओ क्या, देखो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग नहीं कहते, कुछ किताबों में उसको महाभियोग या इम्पीचमेंट कहते हैं, और इम्पीचमेंट केवल राष्ट्रपति पर लगता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज पर नहीं लगता, पहला पॉइंट। हाँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को भारत की संसद हटाती है, पार्लियामेंट हटाती है, ठीक है। अब कैसे हटाती है, तो पहला पॉइंट सुनना। सबसे पहला कदम ये होगा, पहला स्टेप 1 में स्टेप 1 और स्टेप 2 करके लिखा दूंगा, ठीक है। पहला कदम ये होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ने अगर कुछ गलत काम किया है या हाई कोर्ट के जज, दोनों का प्रोसेस सेम है, आप सुप्रीम कोर्ट का समझ लो सेम हाई कोर्ट का है। मान लो सुप्रीम कोर्ट के जज ने अगर कुछ गलत काम किया है तो राज्यसभा या लोकसभा इनको हटाने के लिए प्रस्ताव ला सकती है, लेकिन दोनों में फर्क इतना है कि अगर राज्यसभा हटाने का प्रस्ताव लाएगी तो राज्यसभा के 50 सांसद लेके आएंगे, लेकिन अगर लोकसभा हटाने का प्रस्ताव लाएगी तो लोकसभा के 100 सांसद लाएंगे, लेकिन लाने को दोनों में से कोई भी ला सकता है। बात समझ में आ रही है आपको? समझ में आ रही है? अगर लोकसभा लाती है तो लोकसभा के 100 सांसद लाएंगे, और अगर राज्यसभा लाती है तो राज्यसभा के 50 सांसद लाएंगे, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, और ये जो दोनों प्रस्ताव आएंगे, मतलब चाहे ये लाए कोई भी लाए, ये प्रस्ताव दोनों के दोनों अपना, अगर राज्यसभा लाती है तो ये राज्यसभा के सभापति को सौंपेगी। सभापति का मतलब है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को सौंपेगी, और अगर लोकसभा लाएगी तो लोकसभा ये प्रस्ताव लोकसभा के स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष को सौंपेगी, अध्यक्ष को। मतलब ये 50 या 100 सांसद अपने अपने पीठासीन अधिकारी या प्रेसिडिंग ऑफिसर को देंगे कि साहब हमें सुप्रीम कोर्ट की इन जज के ऊपर डाउट है और हम इनको हटाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर लोकसभा लाएगी तो कितने बंदे लाएंगे? 100, और राज्यसभा लाएगी तो कितने बंदे लाएंगे? 50। बात समझ में आ गई नहीं आई? ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब ये जो पीठासीन अधिकारी होंगे इनके पास शक्ति होती है कि ये चाहें तो इस प्रस्ताव को स्वीकार करें और चाहे तो इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दें। ऐसे ही इनके पास शक्ति होती है कि ये प्रस्ताव को या तो स्वीकार करें या फिर रिजेक्ट कर दें। मान लो मैं हूँ लोकसभा स्पीकर और मुझे 100 सांसदों ने प्रस्ताव दिया, तो 100 सांसदों ने कहा साहब हम लोकसभा सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना चाहते हैं, तो मैं उनके साइनों को देखूंगा और कहूंगा कि नहीं आपको वैसे ही डाउट हो रहा है, ये छोड़ो, ये प्रस्ताव खराब है, और मैं चाहूं तो इसको रिजेक्ट करके फाड़ के फेंक दूं, और मैं चाहूं तो स्वीकार कर लूं। बताओ इतने में कोई डाउट है? इतने में बताओ, इतने में कोई डाउट है? जल्दी बोलो, इतने में कोई कंफ्यूजन है आपको? पहले बता दो, यहां तक कोई कंफ्यूजन है?
जल्दी बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन है? यार ये आगे के क्वेश्चन क्यों पूछ रहे? सिविल कोर्ट किसे कहते हैं? आगे आएगा ना मेरे भैया, बताऊंगा। अरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, या अदर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो, या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो, या चीफ जस्टिस ऑफ अदर कोई भी जज हो यार, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, सबका प्रोसेस सेम, मैं बोल तो रहा हूं। ठीक है, अब देखो, अब अगर मान लो इन्होंने प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया, इन्होंने कहा कि नहीं ये सुप्रीम कोर्ट के जज गलत नहीं है, तो प्रस्ताव खत्म हो गया यहीं पे। लेकिन अगर इन्होंने स्वीकार कर लिया, मान लो इन्होंने अगर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, मैंने मान लेता हूं स्वीकार कर लिया, ठीक है। अब अगर स्वीकार कर लिया, इस वाले पॉइंट को इधर ले लो, अगर स्वीकार कर लिया तो यहां पर 3 मेंबर की एक कमेटी बनेगी, मतलब एक समिति बनेगी, और ये समिति जांच करेगी कि वास्तव में जो वो जिस जज के ऊपर प्रस्ताव लाया गया है वो रियल में गलत है या सही है अपनी जगह। तो ये 3 बंदों की कमेटी इसकी जांच करती है। अब इस 3 बंदों की कमेटी में कौन कौन होते हैं, तो देखो ये कौन कौन होते हैं। 3 में ये होते हैं, पहले होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या तो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट का कोई एक जज होगा। अब आप कहोगे कैसे? अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट के किसी एक जज के ऊपर लाया गया है प्रस्ताव, तो मुख्य न्यायाधीश इस कमेटी में होंगे। लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश के ऊपर खुद लाया गया है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के कोई और जज होंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, एक बंदा ये हो गया, एक बंदा हो गया ये। अब दूसरा बंदा कौन है? हाई कोर्ट के, किसी भी एक हाई कोर्ट के कोई चीफ जस्टिस होंगे, किसी भी हाई कोर्ट के, हो सकता है केरला, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, किसी भी हाई कोर्ट के एक जज होंगे, ठीक है। और तीसरा बंदा जो होगा वो होगा एक नामी विधिवेत्ता, मतलब एमिनेंट ज्यूरिस्ट होंगे, कोई भी एक नामी विधिवेत्ता होंगे। पॉइंट समझ में आ गया? पॉइंट समझ में आ गया? अब ये कमेटी इसकी जांच करेगी कि इनके ऊपर जो हटाने का प्रस्ताव लाया गया है वो सही है या नहीं। अगर इसने जांच में पाया, मान लो इन तीनों ने जांच करी और जांच में पाया कि वो जज गलत है वास्तव में, और मतलब प्रस्ताव सही है, तो वो लोकसभा या राज्यसभा से कह देंगे कि वास्तव में जज की गलती है, आप आगे का प्रोसेस चालू करो, आप आगे का प्रोसेस चालू करो। अब ऐसे में उसके बाद पहले जो प्रस्ताव लाया था, लोकसभा लाई थी तो लोकसभा, और राज्यसभा लाई थी राज्यसभा। पहले जो लाया था, मान लो राज्यसभा लाई थी, तो राज्यसभा अपनी स्पेशल मेजॉरिटी से, यानी विशेष बहुमत से ये प्रस्ताव पास करेगी, विशेष बहुमत से ये प्रस्ताव पास करेगी, ठीक है। और अगर लोकसभा लाई थी तो लोकसभा अपनी स्पेशल मेजॉरिटी से इसे पास करेगी, मतलब दोनों एक एक करके विशेष बहुमत से इसे पास करेंगे। समझ में आया? मान लो पहले राज्यसभा ने कर दिया और फिर लोकसभा ने कर दिया, उसके बाद प्रेसिडेंट एक साइन करेंगे और वो जज हट जाएंगे। ये प्रोसेस है। बताइए क्लियर हो गया है? नहीं हुआ? सिंपल सी बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाना होगा तो लोकसभा या राज्यसभा कोई भी प्रस्ताव ला सकती है। लोकसभा लाएगी तो कितने बंदे? 100। राज्यसभा लाएगी तो कितने बंदे? 50। दोनों अपने अपने अधिकारी को देंगे, मतलब पीठासीन अधिकारी को, लोकसभा स्पीकर को या राज्यसभा के चेयरमैन को, और वो चाहे तो स्वीकार करें, वो चाहे तो रिजेक्ट करें। अगर रिजेक्ट कर दिया तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन अगर स्वीकार कर दिया तो उसमें 3 बंदों की कमेटी बनेगी। 3 बंदों में कौन कौन होंगे? पहले में होंगे या तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के अदर जज, ठीक है। दूसरे में होंगे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। तीसरे में होंगे एक नामी विधिवेत्ता। और जांच में अगर इन्होंने पाया कि सुप्रीम वो जज गलत थे तो उसके बाद ये लोकसभा और राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी से पास करेगी और राष्ट्रपति साइन करेंगे, वो हट जाएंगे।
अब देखो इसको आप, सरे तेरी, इसको आप ऐसे ही बना लेना। अगली क्लास में मैं आपको समझा के लिखवा भी दूंगा दोबारा। मैं यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ ताकि आप पॉज करके लिख सको। क्लियर है? यहाँ पे पॉज करके इतना लिख लेना, फिर आगे कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, चले आगे, और फिर ऊपर कर दे रहा हूँ, यहाँ पर पॉज करके लिख लेना। ये आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया? रिमूवल प्रोसेस समझा दिया है मैंने, अगली क्लास में मैं लिखवा दूंगा। और मैं आपको बोलूं, देखो शाम को आपकी बजट की क्लास है, लेकिन एक बार नोटिफिकेशन देख लेना, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है। मैं लेने में कैपेबल होऊंगा तो जरूर लूंगा, लेकिन यदि हो सकता है मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं हुआ तो मैं आपको मना करूं, तो मैं आपको बता दूंगा। बट ऐसा है नहीं, ले लूंगा, लेकिन 1% चांस है कि ऐसा होता है, क्योंकि मुझे फीवर सा आ रहा है, इसलिए मैंने आपको बोला है। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अगली क्लास में मैं इसको लिखवा दूंगा आपको। थैंक यू।